हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आप लोग का काफ़ी दिनों से डिमांड था कि सर थोड़ा हम लोग का साइंस देख लीजिए, ठीक है। तो साइंस में आज हमारा पहला चैप्टर होने वाला है और धीरे धीरे करके हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे ऐसे ही। तो आज हम क्लास 10th में देखने वाले हैं साइंस में कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण होते क्या हैं। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हमारा रासायनिक अभिक्रिया और क्या है, ये कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण होते क्या हैं। तो मैं सोच रहा हूँ पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा हम बेसिक देख लें तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आपको हम लेके चलते हैं स्क्रीन की तरफ से, फिर जैसे ही हम वहाँ पे बेसिक समझ लेंगे इसके बाद एकदम एक एक करके सबका देखेंगे, किसको क्या कहते हैं, किस में क्या होता है, किसका रिएक्शन क्या होता है, एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसका बेसिक क्या है। जब आपको बेसिक पता रहेगा, जैसे मान लो 9th की चीज़ अगर आपको पता होगी तो 10th में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो थोड़ा सा मैं लेके चलता हूँ आपको पीछे, बताता हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं और जो मैं बताने जा रहा हूँ अगर यही बस आपका क्लियर हो जाए, अगर इतना ही अगर आपको पता हो जाए अच्छे से तो समझ लीजिए आपका ये चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर है। तो ये चीज़ें अगर आपको पता रहेंगी तब देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया हम उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक, हम मान लेते हैं ये ए है और ये क्या है दूसरा बी है। जब एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ को जब हम आपस में मिलाते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ को जब हम आपस में मिलाते हैं तो एक नए पदार्थ के निर्माण होती है। मान लो नया चीज़ बना सी, जैसे हम कह देते हैं यहाँ पे अगर मान लो हमको क्या बनाना हो, दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाया तो हमने क्या बनाया, यहाँ पे सी बन गया। हम ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए भैया एक है आपका दाल और दूसरा हम ले लेते हैं क्या, चावल। दाल हो गया और क्या हो गया, चावल। दाल और चावल को जब मिलाएंगे, दाल को अलग बनाएंगे तो दाल बनेगी और चावल को अलग बनाएंगे तो चावल बनेगा। तो जब हम दाल और चावल को एक साथ मिलाते हैं तो तुरंत तो बनता ही नहीं है, तो इसको मिलाने के बाद नया हमारा क्या बनता है, खिचड़ी बनती है। क्या बन जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा, तरी बन जाएगा, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो मिलाने के बाद जो नया पदार्थ बनता है, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, जो इसमें भाग लेते हैं, जो इसमें भाग लिए क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। और जो आपके इसमें भाग लिए, कौन भाग लिए भाई, दाल, और कौन भाग लिया आपका, दाल और चावल इसमें भाग लिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, अभिकारक। इसे क्या कहेंगे, अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। और जो चीज़ें हमारी बन के आती है उसे हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो जो पदार्थ हम मिलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अभिकारक, और जो हमारा बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। तो हमारा हो गया अभिकारक, ये हो गया, और वो क्या हो गया, उत्पाद। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई है कि दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाने से एक नए पदार्थ निर्माण होता है और उस नए पदार्थ का जो गुण होता है, जो विशेषता होती है, वो पहले पदार्थ से क्या होती है, भिन्न। पहले जब दाल अकेली बनी होगी तो उसका स्वाद अलग रहा होगा, चावल अलग से बना होगा तो उसका स्वाद अलग रहा होगा, उसका रंग रूप सब अलग रहा होगा। लेकिन जैसे उसको मिक्स करके बनाया गया तो क्या है, नया पदार्थ का निर्माण हुआ तो उसका रंग, उसका रूप, उसका स्वाद, उसका गंध सब क्या होगा, सब चेंज होंगे। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने के बाद नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। और जो पदार्थ उसमें भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, हम अभिकारक कहते हैं। यहाँ चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानते कैसे हैं, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ऐसे में क्या करते हैं, जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें जो पदार्थ भाग लेते हैं, जो चीज़ें उसमें होती हैं, जो उसमें भाग लेते हैं, उसके रंग में, उसकी अवस्था में, रंग मतलब लाल, पीला, हरा, नीला, कुछ ना कुछ उसके रंग में चेंजेस होंगे, ठीक है। और अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, मतलब उसके अवस्था में भी चेंजेस आएंगे। जैसे मान लो पानी है, पानी को हमने ठंडा किया तो बर्फ बन गया, तो उसकी अवस्था क्या हुई, बदल गई, बदली ना। गर्म किया तो उसने क्या किया, गैस में बदल गया,
तो उसकी अवस्था बदल क्या हो जाएगी, गैस होगी। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था में चेंजेस होंगे। और जब दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाते हैं, जब उसका रिएक्शन करते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया कब हो पाएगी, जब आप टेम्परेचर देंगे, जब ठंडा करेंगे, गर्म करेंगे या उस पर कोई प्रेशर देंगे, तो वहाँ से अभिक्रिया आपकी होगी, तो उसे कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अब गैस, अच्छा जब खाना बनाते भैया तो वहाँ से गैस निकलती है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया तब कही जाएगी जब वहाँ से कोई गैस रिलीज हो रही हो। ताप, ताप का मतलब जब हम देखो, जब सोडा लेते हैं हाथ में, सोडा लेके जैसे हम हाथ में पानी डालते हैं तो रिएक्शन होता है पानी और सोडे का, तो हाथ में क्या होता है, हीट होने लगता है। तो कभी कभी टेम्परेचर में भी चेंजेस आएंगे। और कभी कभी अवक्षेप, अवक्षेप का मतलब ये होता है, देखोगे कि आप जब हम दूध गर्म करते हैं, दूध गर्म करने के बाद कुछ देर अगर छोड़ देते हैं, जब वो ठंडा होने लगता है तो उसके ऊपर क्या बन जाती है, साड़ी। क्या बन जाती है, साड़ी। तो ये क्या होता है, अवक्षेप होता है। और गंध, गंध मतलब चावल देखो अलग बना तो उसकी अलग गंध, दाल अलग बनी तो उसकी अलग गंध, सब्जी, तो उसके गंध में देखो, चावल के गंध में, दाल के गंध में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे वो खिचड़ी बनेगी तो उसके गंध में परिवर्तन आएगा, उसमें ध्वनि भी उत्पन्न होती है, और ध्वनि के साथ साथ आपका उसमें प्रकाश भी रिलीज होता है। तो आप कब पहचानेंगे कि मतलब अभिक्रिया, मतलब कब रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें रंग, अवस्था, गैस, ताप, प्रकाश, गंध, ध्वनि, इन सब चीज़ों में से कुछ न कुछ आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। तब आप समझिए कि वहाँ पे क्या हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगला है, अच्छा रासायनिक अभिक्रिया को तो हमने जान गया कैसे होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं या एक पदार्थ को गर्म करके दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ते हैं, दोनों तरफ से होता है। दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाने के बाद एक नया पदार्थ बना, तब भी उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और दो मतलब एक किसी पदार्थ को जब हम गर्म करके तोड़ रहे हैं अलग अलग भागों में, तब भी वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। तो एक कभी कभी जोड़ने का काम होता है, कभी कभी तोड़ने का काम होता है। अच्छा, इसमें एक आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जो चीज़ें पहले थी, अगर 1 किलो, मान लेंगे हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने 1 केजी दाल लिया, ठीक है, 1 केजी क्या लिया, दाल लिया 1 केजी, और यहाँ पे 1 केजी क्या लिया, चावल। तो हमारा यहाँ पे क्या बन गया, 2 केजी क्या बन गया, खिचड़ी बन गया। 2 केजी क्या बन गया, खिचड़ी। तो कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि अभिक्रिया के पहले, अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया के पहले, अभिक्रिया के पश्चात उसके मास में कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसे कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। न कुछ नया पदार्थ का निर्माण होगा, ठीक है, और न उसका नष्ट, न बनेगा और न ही क्या है उसके मास में कोई चेंजेस आएंगे। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम अभी हेडिंग बाय हेडिंग हम नोट्स में बढ़िया से विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। अभी आप समझिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आज जितना मैं बता रहा हूँ अगर इतना ही आपका तैयार होगा ना, समझिए आपका एक चैप्टर क्या है पूरी तरह से तैयार है। अच्छा, अभिक्रिया के प्रकार, इसके बाद आपका आता है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना हम डायरेक्ट उसी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो कह रहा है कि अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। एक है भैया संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं संयोजन। संयोजन मतलब क्या होता है, जोड़ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में हम जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। कभी हमने क्या किया, 2 पदार्थों के लिया और जब उसका रिएक्शन करवाया तो दोनों आपस में क्या हुआ, जुड़ गया और एक नया उत्पाद बना दिया, तो उसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब आता है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी कभी कभी 2 या 2 से अधिक पदार्थों का हम आपस में रिएक्शन करवाते हैं, तो जब रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ से क्या होती है, ऊष्मा के साथ साथ, मतलब उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा रिलीज करती है। हमने कहा कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में क्या हुआ, रिएक्शन करवाया, तो रिएक्शन करवाने के बाद में रासायनिक अभिक्रिया करवाया, तो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात क्या मिलता है हमको, उत्पाद मिलता है। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात हमको क्या मिलता है, उत्पाद मिलता है। लेकिन ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा मतलब हीट, क्षेपी मतलब देना। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा को क्या करना, विक्षेपित करना, मतलब फैलाना। तो ये कह रहा है कि जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तब कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो उत्पाद के साथ साथ वो ऊष्मा भी प्रदान करती है, तो उसमें कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो मतलब ऊष्मा भी आपको दे रहा है। अगला कह रहा है वियोजन। वियोजन मतलब होता है भैया टूटना। वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना। अपघटन मतलब भी क्या होता है, टूटना। तो वियोजन मतलब होता है टूटना और अपघटन मतलब भी क्या होता है, टूटना। तो जब कोई रिएक्शन हम करवाते हैं तो कोई एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में क्या होता है, टूट जाता है, तो उसे कहते हैं वियोजन या कहते हैं अपघटन। और ये कितने तरीके से होता है, वैद्युत वियोजन होता है, प्रकाशीय वियोजन आता है, ऊष्माक्षेपी होता है। तो आपका जो ये है विद्युत वियोजन किसे कहते हैं,
विद्युत वियोजन किसे कहते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई पदार्थ में कोई पदार्थ है, अगर उसमें हम विद्युत धारा क्या कर रहे हैं, कोई विलयन है, कोई सोल्यूशन है, कोई पदार्थ है, अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो वो क्या रहा है, दो या दो से अधिक टुकड़ों में क्या हो रहा है, बट जा रहा है, तब कहेंगे विद्युत वियोजन हो रहा है। और जब प्रकाशीय वियोजन कहेगा तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होने वाले विखंडन, जब किसी पदार्थ में जब कोई पदार्थ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विखंडन होने लगे, टूटने लगे, बटने लगे, तो उसे वियोजित होने लगे, तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाशीय वियोजन। प्रकाश की वजह से जो वियोजन हो रहा है प्रकाशीय वियोजन, और विद्युत की वजह से जो वियोजन हो रहा है उसे विद्युत वियोजन। अगला है उष्माशोषी। यहाँ पे आपने पढ़ा उष्माक्षेपी और यहाँ पे उष्माशोषी। उष्माशोषी क्या कर रहा है कि तोड़ने के लिए, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसे तोड़ने के लिए उष्मा, विद्युत और प्रकाश तीनों की आवश्यकता होती है। ध्यान सुनिएगा, ऐसी अभिक्रिया मतलब ऐसे पदार्थ जिसको तोड़ने के लिए उष्मा, विद्युत और प्रकाश तीनों की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। और यहाँ पे उष्माक्षेपी में क्या है कि जब उत्पाद के साथ साथ क्या कर रहा है, वहाँ पे उष्मा रिलीज कर रहा है, मतलब उष्मा भी प्रदान आपको कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, उष्माक्षेपी। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, इसमें आपका पूरा चैप्टर का निचोड़ बाहर ही है, अंदर आपको बस नोट्स मिलेगा कैसे कैसे क्या हो रहा है। कह रहे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, विस्थापन हम उसे कहते हैं, विस्थापन हम क्या कहते हैं, विस्थापन हम उसे कहते हैं कि जब, विस्थापन हम किसे कहते हैं कि विस्थापन क्या, ये क्या है, क्रियाशीलता, या ये आपका हो गया आदान और प्रदान, ठीक है। अब ये देखते हैं हम कि अगर ये कह रहा है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन, विस्थापन, स्थापना एक होती भैया, क्या होती है, स्थापना। हमने कहा इस मूर्ति की स्थापना कर दी, मैंने कहा ये चीज़ें ऐसी होगी, तो स्थापना अलग चीज़ें हैं। स्थापना का मतलब उसका हम विलोम करें तो विस्थापन, क्या हो जाए, स्थापन और विस्थापन। तो ये कह रहा है अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापन, मतलब कह रहा है कि जब दो मित्र हैं, क्या है, दो मित्र आपस में हैं, तो एक अमीर आदमी है और एक क्या है, गरीब। मान लेते हैं एक अमीर आदमी, एक क्या है, गरीब आदमी। अगर इसके साथ अगर कोई एक और अमीर आदमी है, ठीक है ना, और इसके साथ भी क्या है, ये पूरा अगर एक अमीर आदमी और है, जैसे ही इसके संपर्क में आता है तो क्या करता है कि अगर ये ज़्यादा क्रियाशीलता, मतलब जो ज़्यादा अमीर होगा, ये क्या है, जो ज़्यादा अमीर होंगे क्या करेंगे, गरीब वाले को छोड़ देंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब होता है अपना स्थान छोड़ किसी और के साथ चले जाना। तो मान लेते हैं क्रियाशीलता के आधार पर जो धातु होती हैं, जो ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, वो कम क्रियाशील वाले तत्वों को अपनी तरफ क्या करती हैं, विलयन में से, सोल्यूशन में से खींच लेती हैं, तो उसे कहें क्या, विस्थापन अभिक्रिया। हमने मान लो दो दोस्त हैं, तीन दोस्त एक साथ हैं और दो दोस्त एक साथ हैं, जो ज़्यादा अमीर वाले हैं, जब तुम्हारे ये तीनों दोस्त जाएंगे वहाँ पे, तो इसमें से जो अमीर होगा वो क्या होगा, वो भाग जाएगा उसके पास, और गरीब को क्या करेंगे, सब छोड़ देंगे। तो कम क्रियाशीलता वाले को समझिए गरीब आदमी, अधिक क्रियाशीलता वाले को सोचिए क्या है, अमीर आदमी, तो वहाँ पे क्या होगा आपका, वो विस्थापित हो जाता है। दूसरा क्या है, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन मतलब दो या दो से अधिक तत्वों के आयनों का जब आदान प्रदान होता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं, ठीक है ना। दो या दो से अधिक तत्वों का जब उनके आयनों क्या होता है, आदान प्रदान, जब उनके आयनों क्या होता है, आदान प्रदान। यहाँ अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसको मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या होगा, दो या दो से अधिक तत्वों के आयनों का आदान प्रदान। आयन मतलब समझ रहे हैं आपका, जब उसमें इलेक्ट्रॉनिक बिना से हम करते हैं तो हमने कहा किसका, आयनों का आदान प्रदान। आदान प्रदान मतलब समझ रहे हो, लेन देन भाई, क्या चीज़, लेन देन। आदान प्रदान मतलब लेन देन। अगर मान लो आपका क्या है, NaCl है, तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेंगे तो उसे हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला हम देखते हैं उपचयन किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो और हाइड्रोजन की कमी हो, तो उसे कहेंगे उपचयन। एक लाइन में याद करके रखिएगा बस, अगर ऑक्सीजन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन कम हो रहा है तो कहेंगे उपचयन, अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है, हाइड्रोजन बढ़ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। और संक्षारण क्या होता है, ये पूरे चैप्टर का निचोड़ भी आपका,
अगर आप चैप्टर को सही से नहीं भी रीड करेंगे तो अगर इतना भी आपके दिमाग में बैठा था तो अब काम समझिए हो गया। संक्षारण किसे कहते हैं? जब धातु आर्द्रता, अम्ल या ऑक्सीजन के संपर्क में आती है। कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है या अम्ल, ठीक है, या आर्द्रता मतलब गर्म और ठंडा, जब इसके संपर्क में आती है कोई धातु तो उसकी ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है, इसे मूर्छा लग जाना, जंग लगना, ठीक है। तो जब कोई धातु जब आर्द्रता, अम्ल या ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उसकी ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है, उसे कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण हो रही है, मतलब संक्षरित हो रही है, खराब हो रही है। अब वृत्ति गंधिता मतलब क्या होता है? जब तैली युक्त पदार्थ, जैसे सब्जी बना ली, हम चिकन बना लिए, पनीर बना लिए, तो जो हम खाद्य पदार्थ जो होती हैं, जो खाने वाली हमारी सामग्री होती हैं, जो तैली होती है मतलब वसा युक्त, वो क्या होती हैं कि खाद्य पदार्थ के ऊपर, खाद्य पदार्थ के जब स्वाद में, मतलब जो खाने वाली सामान है, जब उसके स्वाद में व गंध में परिवर्तन आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? वृत्तिक गंधिता। क्या कहेंगे? विकृत गंधिता। जो खाने वाली सामान है उसके स्वाद में और उसके गंध में परिवर्तन आ जाए तो कहेंगे विकृत गंधिता। खाद्य पदार्थ, जैसे देखो हम खाना वाना रखते हैं तो जब खाना को या तो गर्म करके, गर्म है जब तक तब तो ठीक है, लेकिन जब उसके टेम्परेचर में अप डाउन होता है तो खाना क्या होता है? खराब होता है, जिसको कहते हैं भैया खाना बसिया गया। तो ये चीज़ें होती हैं। एक पेज और आपको हम समझाएंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग जरूर इसको याद कर लीजिएगा। देखिए SO4 क्या कहते हैं? सल्फेट। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल, CaO को कैल्शियम ऑक्साइड। कोई भी धातु हो अगर उसके पीछे O जुड़ जाए तो उसे हम कहेंगे क्या? ऑक्साइड कहेंगे। अगर OH जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? OH जुड़ जाए तो हाइड्रोक्साइड। अगर H केवल क्या है? केवल यहाँ पे O जुड़े तो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पानी के सूत्र को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड। देखिए, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पे आपका क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट। ये फार्मूला आपका जो भी पढ़ाएंगे उसमें सारे आपके यूज होने वाले हैं, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके जरूर याद रखिएगा। ये जो SO4 है, SO2 है, SO3, ये बार बार किसी न किसी के साथ जुड़ जाता है, तो इन सबको याद रखिएगा। नाइट्रेट भी किसी के साथ जुड़ेगा, क्या बोला जाएगा? इसको नाइट्रेट ही बोला जाएगा। और जो तत्व आपके होते हैं, ये हो गया लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, ब्रोमीन, आयरन, लीड। ये क्रियाशीलता के आधार पे, किसके आधार पे? क्रियाशीलता, ठीक है ना? क्रियाशीलता के आधार पे ये सब लिखे हैं। क्रियाशीलता के आधार पे ये सारे तत्व हैं। अगर किसी रिएक्शन में मान लो यहाँ पे लिथियम है और लिथियम के साथ क्या है? यहाँ पे मान लो यहाँ लिथियम के साथ O है, ठीक है, और यहाँ किसी के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है पोटेशियम के साथ, मान लो क्या है? यस है, तो क्या करेगा? ये जब इन दोनों को रिएक्शन करवाया जाएगा, देखना इन दोनों अलग हो जाएंगे, ये इसके पास भाग आएगा। क्यों? क्योंकि इस क्रियाशीलता पे इसके क्या है? ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं नोट्स की तरफ, वहीं में भैया आपका सारा कुछ क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। जो चीज़ें भी थोड़ा बहुत आपको डाउट में है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ मैंने पढ़ाया है यही आपका समझिए सबसे बढ़िया चीज़ है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपका आधा से ज़्यादा काम क्या, मतलब इस चैप्टर का लगभग पूरा आपका काम हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, हमने क्या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभी हमने पढ़ाया रासायनिक अभिक्रिया इसे कहते हैं। तो यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा होगा मैंने क्या कहा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है ना, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। खिचड़ी बनी, नया हुआ, उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। आपका दाल और चावल क्या है? अभिकारक है। जो नया खिचड़ी बना उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहा? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तीनों आपका क्लियर है। अब यहाँ पे जैसे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे में क्या क्या होता है? भोजन का पचना, क्या हो जाएगा? भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ऐसे सब परिवर्तन होते रहते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो ऐसे परिवर्तन जो हमारी आंखों से दिखाई दें उसे हम भौतिक कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जो हमारी आंखों से दिखाई दे। क्या हो? जो हमारी आंखों से, जो
जो हमारी आंखों से दिखाई दे। क्या हो? जो हमारी आंखों से दिखाई दे, जो हमारी आंखों से दिखाई दे, जो हमारी आंखों से दिखाई दे भौतिक परिवर्तन, और जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई दे क्या कहलाएगा? वो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है। अब ये आपके थोड़े से हैं कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया, ये कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो एक तरफ होता है राइट हैंड, ठीक है, एक हो जाएगा आपका लेफ्ट और एक आपका हो जाएगा क्या? राइट। ध्यान से देखिएगा, एक क्या होगा आपका राइट हैंड, ठीक है, और एक क्या होगा? लेफ्ट हैंड। मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। जो इधर होता है यहीं पे हमारा क्या था? दाल प्लस चावल। यहीं पे क्या था? दाल प्लस चावल। जो बनी खिचड़ी वो क्या हो गया? उत्पाद। तो देखो पहले राइट और लेफ्ट, यहाँ अभिकारक, ये उत्पाद। देखिए जैसे जिंक, ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये आपको इस तरफ याद रखना है और इसको इस तरफ। देखिए दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन में कोई मतलब जो भी परमाणु द्रव्यमान है, यहाँ पे जिंक एक बार, यहाँ पे जिंक एक बार, यहाँ पे SO4, यहाँ पे भी SO4, H2 अलग, H2 अलग। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी मास में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो इसे कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब आगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। ठीक है। अगला क्या है कि रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनको भौतिक अवस्था में, जब आप रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, तो कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को किससे? रासायनिक समीकरण द्वारा दिखाते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के जो तत्व के होते हैं उनके प्रतीक को लिखते हैं। ठीक है। अभिकारक को उत्पादों के रासायनिक सूत्र में लिखते हैं। तो ये प्रतीक का मतलब होता है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, इस रूप में इसे लिखा जाता है। फिर उसकी अवस्था को लिखते हैं कि वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है। जब ठोस को लिखना हो तो क्या लिखेंगे? सॉलिड। जब गैस को लिखना हो तो क्या लिखेंगे? G। और जब लिक्विड को लिखना हो तो L, और जब सॉल्यूशन को लिखना हो तो AQ। ठीक है। तो ये आप याद रखिए, ये हो गया सॉलिड, गैस, लिक्विड और विलयन। इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां, जैसे कौन कौन सी परिस्थितियां आती है? जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, उत्प्रेरक हो गया। इसको तीर के ऊपर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? तीर के ऊपर लिखते हैं। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है तो पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने बताया। ये नियम क्या कहता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और ना ही निर्माण होता है। हमने बताया कि जब चावल दाल को इस तरफ लिए तो 1-1 kg था, तो उधर भी जाके क्या होगा? 2 kg होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात क्या बनता है? उत्पाद। जब हम पहले रहेंगे तो अभिकारक बनेगा, जब उसके बाद गया तो क्या बन जाएगा? वो उत्पाद बन जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे कैसे हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। सबसे पहले करना क्या होता है कि जो हमारे अभिकारक होते हैं, जो भी अभिकारक इसे भाग लेते हैं, उस अभिकारक को हम क्या करते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं। रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर क्या बना ले? पहले बॉक्स बना। तो देखो इसको बॉक्स में लिख लिए, इसको बॉक्स में लिख लिए, इसको बॉक्स में लिख लिए, इसको बॉक्स में लिख लिए। ये संतुलित नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है? आयरन एक बार है लेकिन यहाँ आयरन 2 बार है। यहाँ ऑक्सीजन एक बार है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 3 बार है। यहाँ हाइड्रोजन 2 बार, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 बार है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं अनबैलेंस है। तो इसको क्या करना है? आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे? पहले इसको बॉक्स में कर लेंगे। बॉक्स में कर लिया, क्या संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। मतलब जैसे आपको मिला था हूबहू एलिमेंट को, जो भी यौगिक हैं, मतलब उसको हूबहू क्या करना है? वैसे ही रख देना है। फिर उसके बाद क्या करना है? उसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेना है। ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद क्या करते हैं? आप यहाँ देखिए क्या करते हैं कि समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या को नोट करते हैं कि मतलब कौन तत्व कितने बार लिया गया। आयरन कितने बार था? एक बार लेफ्ट हैंड लेंगे, राइट हैंड लेंगे। आयरन एक बार, हाइड्रोजन 2 बार और ऑक्सीजन 1 बार था। और यहाँ पे जब हम आए थे राइट हैंड में आए थे तो ये 3 बार था, ये 2 बार था, ये 1 बार। वही चीज़ आयरन 3 बार, हाइड्रोजन 2 बार और ऑक्सीजन 4 बार। ये चीज़ें थी।
अब इसमें करते क्या है, जो एलिमेंट मतलब ज़्यादा बार आया है, मतलब जिसकी परमाणु संख्या ज़्यादा है, परमाणु क्रमांक ज़्यादा है, सबसे पहले क्या करते हैं हम उसको पहले उसको बैलेंस करते हैं। जिसकी संख्या ज़्यादा हो पहले हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। तो चलिए बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने में हम क्या करेंगे, यहाँ किसकी संख्या ज़्यादा है, आयरन की संख्या उस तरफ ज़्यादा है, तो इधर हम आयरन की संख्या क्या करेंगे, 3 करेंगे। तो देखिए ये क्या हुआ, किसकी संख्या ज़्यादा है भैया, आयरन की नहीं, सबसे ज़्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की। सबसे ज़्यादा किसकी संख्या ज़्यादा है, दोनों तरफ हम देखेंगे कि किसकी ज़्यादा है। अगर इस तरफ ज़्यादा है तो इसको पहले समझो, इस तरफ ज़्यादा है तो इसको कर लो। ये जरूरी नहीं कि इधर का उधर, उधर का नहीं, जो सबसे ज़्यादा दिख रहा हो तो सबसे ज़्यादा क्या हमारा है, सबसे ज़्यादा हमारा 4 है। तो जो ज़्यादा दिखेगा पहले हम क्या करेंगे, उसको संतुष्ट करेंगे। 4 दिख रहा है तो क्या करेंगे, इधर भी हम 4 करेंगे। तो सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो मैं और आपको बता दूँ कि ये देखिए H2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, ऐसे। अगर ऐसे लिख दिए तो कितना हो गया, ये 4H हो गया, चाहे लिख सकते हैं H4। जो यहाँ होता है इसको ऐसे लिखते हैं और इसका इसमें से क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई होता है। इस बात को याद रखिएगा। देखिए 4 का हमने गुणा किया तो 4 दूनी के 8। ये देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन तो 4 ही रहा, ऑक्सीजन में कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन 4 था तो इधर भी क्या है, ऑक्सीजन 4 है। लेकिन ऑक्सीजन 4 करने के चक्कर में, ऑक्सीजन 4 करने के चक्कर में, ऑक्सीजन 4 करने के चक्कर में हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया। ऑक्सीजन 4 करने के चक्कर में हाइड्रोजन 8 हो गया, 4 दूना के 8। तो अब तो हो गया ये तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब दूसरे में क्या है कि दूसरे में ये देखिए 3 हो गया। अब क्या करना है, ये आयरन 3 बार है तो आयरन उधर भी हम क्या कहें, 3 गुणा कर दिए तो 3 आयरन क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। ठीक है, अब अगले में क्या करेंगे, अगला क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे 4 का भी गुणा कर दिए हैं तो देखिए एक 4 यहाँ था तो 4 दूनी की 8। तो अगले में भी क्या करेंगे, हम कह रहा है कि चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। मतलब देखना है, जैसे हम देख रहे हैं तो दोनों राइट हैंड लेफ्ट हैंड आप देखते चलिए, जिसकी संख्या ज़्यादा है उसको आप संतुलित करते एक तरफ से चलते रहिए। आयरन एक बार मैं एक ही बार में सब संतुष्ट कर दे रहा हूँ, एक ही बार में आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा। ये Fe है और यहाँ पे Fe 3 बार। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन 4 बार है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 बार, ऑक्सीजन काम खत्म हो गया। ऑक्सीजन काम क्या हो गया, खत्म हो गया ऑक्सीजन काम। ऑक्सीजन क्या हो गया भैया, आपका ऑक्सीजन काम खत्म हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 2 बार, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार है, 4 दूनी की 8 बार। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 4 से गुणा कर दिया तो 4 दूनी की 8। हाइड्रोजन भी काम क्या हो गया, खत्म। इधर भी 8 हाइड्रोजन और इधर भी 8 हाइड्रोजन, काम खत्म। अब बात आई आयरन का। आयरन इस तरफ 3 है, आयरन इस तरफ 3 है तो इधर भी क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो देखिए 3 आयरन इधर तो 3 आयरन इधर। आप ये मत सोचिए कि अगर ऐसे लिखा है और ऐसे लिखा है दोनों का मतलब सेम है। ये बस ये दिक्कत है कि अगर यहाँ पे अगर ऐसे करके लिख दिया तो ये 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो गया, मल्टीप्लाई में हो जाता है। बस इस बात को क्या करना है, आपको ध्यान में रख के चलना। अब देखिए कह रहा है कि सभी तत्वों के परमाणु संख्या अभिकारक की दोनों तरफ क्या होती है, समान हो जाएंगी। तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया को हमने संतुलित कर दिया। अब ये कह रहा है 5वां चरण, जैसे हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर लिए, रासायनिक अभिक्रिया को हमने क्या किया, संतुलित कर लिया। तो संतुलित करने के बाद क्या करेंगे, किस अवस्था में है उसकी अवस्था को हम लिखते हैं। ठोस में है तो यस लिखेंगे, द्रव में है तो क्या लिखेंगे, लिक्विड। गैस में है तो जी, और जलीय विलयन में तो AQ। अब ये ऊपर हमने बताया। 6वें चरण में हम क्या करते हैं, जो तीर होता है तीर के ऊपर क्या करते हैं, हम दिखाते हैं टेम्परेचर है कि दाब है कि प्रेशर है कि क्या है, इसको हम दिखाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया प्रकार हमने पूरा बताया कौन कौन से प्रकार हैं। यहाँ बहुत शॉर्ट में ध्यान से देखिए। संयोजन अभिक्रिया, जब 2 चीज़ों को आपस में मिलाते हैं तो एकल बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे कहते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। जैसे देख लो, कोयला का दहन, कार्बन सॉलिड है फिर गैस है ना, तो मिल क्या बना दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस विद्यमान है। कोयला क्या है, कार्बन का जटिल रूप है। जब कार्बन को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो जैसे कार्बन को ऑक्सीजन जलाता है दोनों मिल क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे जल का निर्माण जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाता है तो क्या बनाता है, पानी बनाता है। उसी तरह कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को मिलाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। तो सेम उसी तरह ये बुझा हुआ चूना और ये क्या है, ये बुझा हुआ चूना और ये बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड। मैं अलग से ही सारा चार्ट पहले ही आपको दिखा दिया था।
ऊष्माक्षेपी हमने बताया कि जब क्या है, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जिन अभिक्रिया के साथ मतलब उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, CH4O को जब गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ साथ क्या निकलता है, हीट निकलती है। यहाँ क्या आ रहा है, C6H12O6, ये जब ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या करते हैं, पानी के साथ करते हैं तो वहाँ पे क्या निकलता है, ऊष्मा निकलती है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक, इसमें क्या होता है कि एक अभिक्रिया को हम गर्म करते हैं तो क्या करता है, वो टूट जाता है। वियोजन मतलब क्या करना, तोड़ना या विखंडन करना। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक अभिकारक मतलब दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या, वियोजन अभिक्रिया। उसमें वियोजन क्या होता है, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। तो ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन तो क्या कहलाएगा, ऊष्मीय वियोजन। जब उसको हम गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो गर्म करने के बाद जो वियोजन है उसे क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन। आयरन सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो किसमें बदल जाता है, Fe2O3 और SO2 और प्लस SO3, ठीक है। ये आपका टेट्रा, आपका ट्राई वाला, और ये क्या है आपका डाई वाला, डाई सल्फर डाई, और ये क्या है, सल्फर के बाद सल्फर ट्राई, ठीक है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से जो बनता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ये फेरस सल्फेट है। अब यहाँ से ये हरे रंग का, आप देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो क्या निकल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब विद्युत वियोजन है, विद्युत वियोजन को हम देख लेते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पे होने वाले वियोजन को विद्युत क्या है, विद्युत वियोजन कहते हैं। ये भी आपको हमने बताया कि एक बीकर लिए, बीकर में क्या है, ध्यान सब समझिए। बीकर में क्या है, बीकर में देखो यहाँ से स्विच है, यहाँ पे ये बैटरी लगी है, बैटरी एनोड और कैथोड क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ से हम करंट जब फ्लो करा रहे हैं किसमें, पानी में, तो यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या होती है, यहाँ से रिलीज होती है। जो आपके कैथोड की यहाँ पे हाइड्रोजन निकलती है, जो आपके एनोड के यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन निकल रही है। तो याद रखना यही है कि विद्युत धारा प्रवाहित कर होने पे होने वाले वियोजन क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन कहते हैं। प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। आपको अच्छे से पता है Ag, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, आपको पीछे लिखवाया गया है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है, मतलब फोटो जब खींचते हैं तब इसका उपयोग करते हैं। जैसे छाता लेते हैं सिल्वर वाला, तो सिल्वर वाला छाता लेते हैं, जो लाइट होती है तब उससे फोकस मारता है तो क्या करता है, वो चमकता है, ठीक है। ऊष्मा अब क्या करता है, जिन अभिक्रिया में अभिकारक के तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश और विद्युत की आवश्यकता होती है उसमें उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको पहले हम पढ़ा चुके हैं। अच्छा, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाले हमने बताया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील मतलब जो अमीर दोस्त होगा वो हमेशा अमीर तरफ भागेगा, जो गरीब होगा बेचारा क्या उसको छोड़ के चला जाएगा, तो उसे कहेंगे क्या, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उनकी यौगिकों से क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। देखो आयरन है और कॉपर सल्फेट है, आयरन है और कॉपर सल्फेट, तो क्या कर रहा है, जो सल्फेट जो विलयन है कॉपर क्या कर रहा है, बाहर भेज दे रहा है, क्यों, क्योंकि कमज़ोर है। फिर किसके साथ जाके जुड़ जा रहा है, आयरन के साथ जुड़ जा रहा है, और कॉपर क्या कर रहा है, बाहर निकल के फेंक दे रहा है, ठीक है। लोहे की भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई और कॉपर सल्फेट के नीले अवक्षेप, नीले विलयन का हरा रंग क्या होता है, या फिर SO4 के निर्माण के कारण हो जाता है। ये दिखा रहा है जब आप करेंगे रिएक्शन, इसमें क्या होता है, लोहे की कील हम डालते हैं, ठीक है, लोहे की कील पर जंग लगा होता है, उस पर हम इसको स्टैंड पर रख के और रखने में डालते हैं। लोहे कील और कॉपर सल्फेट का विलयन इसमें है, तो लेकिन क्या करता है, कॉपर सल्फेट को छोड़कर आयरन के साथ क्या होता है, आयरन सल्फेट बन जाता है। कॉपर का जो नीला रंग क्या होता है, हरा रंग, विलयन का रंग क्या होता है, हरा हो जाता है। द्विविस्थापन, इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो या दो से अधिक आयनों, हमने बताया क्या, Na2SO4 है, Ba और Cl2, तो ये कह रहा है जब इसको क्या करते हैं, इसके आयनों का आदान प्रदान, जब आप पढ़ेंगे संयोजकता, जब आप संयोजकता पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान करते हैं लोग। तो ये सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम सल्फेट क्लोराइड और बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे आपको हमने बताया कि उपचयन क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे क्या कहते हैं, उपचयन।
तो देखो यहाँ पे जब CO2 कर रहे हैं तो CO2 कॉपर है तो यहाँ क्या हो रहा है 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। और क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का ह्रास हो रहा है। और उसी का जस्ट उल्टा क्या है, इसमें जब पदार्थ में ऑक्सीजन की ह्रास होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि, जस्ट उसका उल्टा। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड, इस कॉपर ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा उपचयन दोनों हो रहे हैं। इसे रेडास, इसे रेडास अभिक्रिया भी कहते हैं, याद रखिएगा। अपचयन को क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडास अभिक्रिया भी क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं। अब लास्ट आपका बच्चा है, यहाँ पे दैनिक जीवन क्या रहा है कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का क्या प्रभाव है। संक्षारण में हमने आपको बताया था कि क्या होती है, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है। जब कोई धातु वायु के संपर्क में या अम्ल के संपर्क में या ठंडा गर्म, अर्थात मतलब ठंडा गर्म के संपर्क में आती है तो उसकी ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसके संक्षारण कहते हैं। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण हैं। तो क्या रहा है, विद्युत लेपन और पेंट लगा के उसके संक्षारण को हम बचा सकते हैं, उसको खराब होने से हम बचा सकते हैं। वृत्तगंगिता हमने बताया था कि वसायुक्त और तैलीय खाद्य पदार्थ को क्या वायु के संपर्क में आने से उपचयित हो जाता है, जिसमें इसके स्वाद और इसके गंध में परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका यहीं से खत्म होता है। विकृत गंधता रोकने के उपाय क्या हैं? तो प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, वायुरोधी बर्तन का खाद्य सामग्री में रख के, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, या शीतलन मतलब भैया फ्रिज रख के आप क्या कर सकते हैं? इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका टोटल कि कौन कौन से इसमें होते हैं। यहाँ से आपकी अभ्यास प्रश्नावली, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में 15 मिनट तक डुबाया जाए तो क्या होगा, यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन हैं। तो यहीं पे आपका चैप्टर जो मेन था, जहाँ पे आपकी चीज़ें सारी क्या होती हैं, यहीं पे ख़त्म होती हैं। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और कमेंट आप जरूर करिएगा कि चीज़ें कहाँ पे आपको समझ में नहीं आई। आपका जो नोट्स है, नोट्स ज़्यादा जो हमने पहले शुरुआती दौर में जो मैं बताता हूँ वीडियो के शुरुआत में जो, उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि वही आपको दिमाग में बैठा रहेगा और वही चीज़ें आपको आगे समझ में आएंगी। तो ये पूरा कंप्लीट चैप्टर का आपका नोट्स है। ठीक है, एक एक करके पढ़ते जाइए और सबको क्या करिए, लिख लीजिए। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।